हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है या फिर फ्रीवेयर है? ठीक है, कंप्यूटर वायरस आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, बैक्टीरिया का है या फिर फ्रीवेयर का है? तो इसका सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके डेटा सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो आपका सॉफ्टवेयर होता है इसे क्या कहा जाता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण का सबसे बड़ा यूनिट है? ठीक है, जब आप कोई चीज़, अपना डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका वीडियो हो सकती हैं, ठीक है, आपके जो है पिक्चर्स हो सकती हैं, पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, तो इस प्रकार का जो आपका डेटा है जब आप इसे स्टोर करते हैं, आप अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के सी ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं, तो जहाँ भी इनका संग्रहण करते हैं वो बच्चे, जब आप संग्रहण करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप देख रहे हैं कि कितनी जीबी की फाइल है, अधिकतर जो है कितनी केबी की, कितनी एमबी की, कितनी जीबी की फाइल है। ठीक है, तो इन्हीं जो ये आप जीबी, केबी, एमबी पढ़ रहे हैं, इसमें से सबसे बड़ी यूनिट आपको पूछा होगा कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, वो बताइए। स्टोर करने की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? कौन सी है ये? टीबी, यानी कि टेराबाइट। टीबी टेराबाइट। देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोलस में, राइबोसोम में या फिर नाभिक में? देखिए बच्चे, आपको दो प्रकार की कोशिकाएं दिख रही होंगी, ये आपके प्रोकैरियोटिक है और ये आपकी यूकेरियोटिक है। ठीक है, यूकेरियोटिक है। तो जो ये यूकेरियोटिक कोशिका है, सेल है, इसमें आपको पूछा हुआ है कि जो आरएनए है इसका संश्लेषण होता कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, ये नाभिक है बच्चे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आप आरएनए को देख रहे हैं, डीएनए को देख रहे हैं, लेकिन ये किसके अंदर है? ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, जिसके बाहर जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, दोनों में आपका यही डिफरेंस है कि इसका जो आरएनए का संश्लेषण है ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आपका किसके बीच, किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जबकि अगर हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें जो आपका आरएनए का संश्लेषण होता है, ये आरएनए है, ये भी आरएनए है। ठीक है, ये आरएनए है, ये भी आरएनए है। इनका संश्लेषण आप कहाँ पे देख रहे हैं? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के भीतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, किसके अंदर होता है? नाभिक के। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैस है जो ओजोन परत को खराब कर सकती है? बताइए कौन सी वाली गैस है? अब इसके लिए पहले आपको इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें बच्चे आपकी क्लोरोफ्लोरो जो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन वो गैस है जो कि ओजोन परत को खराब कर सकती है, लेकिन है कौन सी वो? ये है आपकी CS2ClF। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन ये गैस है, ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में 4 आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से सत्य नहीं है, मतलब गलत जो है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रीन बॉन्ड निवेश केवल जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड पहली बार 2007 में यूरोपीय निवेश कोष के द्वारा पेश किए गए थे। ग्रीन बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। ग्रीन बॉन्ड निश्चित ब्याज दर वाले ऋण है जो कि कम समय के परिपक्वता वाले अवधि वाले होते हैं। पहले आप बताइए, फिर मैं आपको इसके डिस्क्राइब करती हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। देखिए, इसमें बच्चे आपको जो गलत है वो तो है आपका ग्रीन बॉन्ड निश्चित ब्याज दर वाले ऋण है जो कि कम समय की परिपक्वता अवधि वाले होते हैं। ठीक है, ये बात गलत है। बाकी ग्रीन बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए, ठीक है, भारत में पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए। ग्रीन बॉन्ड बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, ये जो है आपके इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है कि सरकार जो है लोन लेगी, ठीक है, मार्केट से, मार्केट किसी कंपनी से ले सकती है, लोगों से ले सकती है, अपने जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो आपके प्रतिभूति एसेट्स होते हैं उन्हें बेच करके ले सकती है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को जो है कहाँ पे लगाने के लिए, जो आपकी इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ पे लगाने के लिए पैसा इकट्ठा होते हैं। तो तभी इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इस प्रकार के बॉन्ड को आपका ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि इनका पैसा जो है आपका इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी के काम होते हैं उस पर आपका लगाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड निवेश केवल जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए है, बिल्कुल सही है, जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए ही खर्च करने के लिए जो है पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसे ग्रीन बॉन्ड कहा जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड पहली बार 2007 में यूरोपियन कोष के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। यूरोपियन यूनियन बच्चे इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी सतर्क रहते हैं, यूरोपियन यूनियन जो है आपका, और बहुत सारे कदम जो है ये इन्होंने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में सबसे पहली बार उठाए। तो सबसे पहले जो ग्रीन बॉन्ड 2007 में जारी किए थे ये यूरोपीय कोष के द्वारा ही किए गए थे। अगला है आपका ग्रीन बॉन्ड वित्तीय बाजार का नवाचार है। ग्रीन बॉन्ड जो है आपका क्या है बच्चे, फाइनेंशियल मार्केट नवाचार, एक प्रकार का क्या है ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। तब जब आप इसे वित्तीय बाजार में बेचते हैं तभी जो है पैसा आता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका वित्तीय बाजार का नवाचार प्रकार है। ये आपके तीनों बातें सही हैं ग्रीन बॉन्ड के बारे में, डी वाला जो है आपका गलत है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी, इसके यूनिट बताइए। जैसे आपको पूछा जाता है कि लंबाई की यूनिट क्या है, ऐसा है यूनिट, ठीक है, दाब की क्या है, कार्य की क्या है, उसी प्रकार से आपको बताना है एंट्रोपी, एंट्रोपी की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन, ठीक है, किधर गया आपका जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दरार घाटी के निर्माण में मदद करती है। दरार घाटी, इसे भ्रंश घाटी भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। तो दरार घाटी जो है कैसे बनती है, उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया लगती है, भूकंप आने के कारण दरार घाटियाँ बनती हैं, फॉल्टिंग भ्रंशन, फॉल्ट आने के कारण दरार घाटियाँ बनती है, उद्दत का मतलब होता है टूटना, टूटने के कारण या फिर ज्वालामुखी के कारण दरार घाटियाँ बनती हैं। तो बच्चे इसका सही जवाब है आपका फॉल्टिंग, ठीक है, फॉल्टिंग और भ्रंशन। अब फॉल्टिंग और भ्रंशन की जो प्रक्रिया है ये होती कैसे है, यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि आप जिस जगह पे खड़े हैं या फिर जिस जगह पे पानी भरा हुआ है, महासागर है, उसके नीचे जो है आपकी क्या है प्लेटें हैं। जिस प्लेट के ऊपर सागर है उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं, जिस जगह के ऊपर जो है धरती है, धरा है, उसके हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। अब ये जो प्लेटें होती हैं अलग अलग प्रकार की, इनमें जो है आपकी प्लेट विवर्तनी की जो है गति होती रहती है। प्लेटें जो है कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, कभी जो है एक दूसरे के पास आती हैं, इस तरीके की गति उनमें जो है होती रहती है, ठीक है, जिसके कारण हमें ज्वालामुखी देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें भूकंप देखने को मिलता है। तो यदि बच्चे दो प्लेटें आप लोग देख रहे हैं कि एक प्लेट है बच्चे, ये आपकी एक प्लेट है, अब जितनी भी आपकी प्लेटें हैं, चाहे वो महासागरीय प्लेटें हो गई चाहे महाद्वीपीय प्लेटें हो गई, वो जो है एक मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। पृथ्वी के जो आंतरिक कोर है पृथ्वी का, वहाँ पे क्या है तरल फॉर्म में जो है आपका क्या है, वहाँ पे आपका मैग्मा है, ठीक है, लावा जैसे हम कहते हैं, वो अंदर पृथ्वी के अंदर जब तक गर्म है मैग्मा कहलाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी की जब ज्वालामुखी फटती है तो वहाँ पे जो है वो मैग्मा जो है बाहर आ जाता है, उसे हम लावा कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की जो आपकी प्लेटें हैं वो इस मैग्मा के ऊपर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं, तो इनमें जो है हलचल देखने को मिलती है कभी कभी, ठीक है। तो बच्चे अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें पहले आपस में चिपकी हुई थी, अभी धीरे 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 जो है आपकी दूर जा रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे दूर जा रही हैं। तो बच्चे क्या होगा, जो अंदर भरा हुआ मैग्मा है जिसके ऊपर ये प्लेटें तैर रही थी, वो जो है जिस क्षेत्र से जो है ये आपके दूर गई, वहाँ पे जो है आपको एक फॉल्ट देखने को मिलेगा, दरार देखने को मिलेगी, ठीक है, और उसी के कारण जो है दरार घाटियों का निर्माण होता है। ये दरार घाटियाँ आपको जमीन पे भी देखने को मिल सकती हैं, और यही दरार घाटियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, यही दरार घाटियाँ आपको समुद्र के अंदर भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो दरार घाटियाँ होती हैं इसका मेन कारण क्या है, फॉल्टिंग है, भ्रंशन है। और भ्रंशन या फॉल्टिंग होता कैसे है, जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ये सभी। बताइए, जब भी आपके फॉसिल फ्यूल जलते हैं, जीवाश्म ईंधन जलता है,
तो किस प्रकार का पॉल्यूशन पैदा होता है? कौन सा पॉल्यूशन पैदा होता है? इससे आपका वायु प्रदूषण पैदा होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन पैदा होता है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? अब ये जो आपकी जामनगर है, पारादीप है, दिग्बोई है, तातीपाका है, सभी जगह बच्चे यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है। आपको बताना है सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से। सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है भारत के अंदर वो कौन सी है? गुजरात में है और इसका नाम है जामनगर। जामनगर की रिफाइनरी सबसे बड़ी। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म बताइए। एम कॉमर्स, एम कॉमर्स देखिए, एम कॉमर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे। चलिए पहले आप बताइए इसका। एम कॉमर्स, एम कॉमर्स का मतलब क्या है? मोबाइल कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। और इसी से मिलता जुलता मोबाइल कॉमर्स का मतलब है ऐसा काम, ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय जो आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट जो है आप लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन से करते हैं, स्कैन करके कर दिया आपने। ठीक है, यूपीआई से जो है किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, इस तरीके से। तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है ये आपका एग्जाम्पल है एम कॉमर्स का। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स का। उसी तरीके से बच्चे आपका एक और वर्ड आता है जिसे कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, सॉरी इंटरनेट कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स का आपका एग्जांपल है जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजन हो गई आपकी, फ्लिपकार्ट हो गई आपकी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि ऐसी कंपनियां जो कि इंटरनेट पर आधार जो है आपका आधारित व्यवसाय कर रही हैं। ठीक है, ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यवसाय जो कि इंटरनेट पर आधारित है, तो उसे जो है आप क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कंपनी कहेंगे। ठीक है, तो एम कॉमर्स का याद रखिएगा, मोबाइल कॉमर्स। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए। इस व्यक्ति के द्वारा जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा निर्धारित की गई और फिर जो है उसी के नाम पे इस लाइन का नाम भी पड़ा है। उसे क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। और जो व्यक्ति था उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कथाएं कौन कौन सी हैं? लोक कथाएं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कथाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो बच्चे बिरहा याद रखिएगा, चैती और ढोला। बिरहा, चैती और ढोला। अगर आप बिरहा को देखें तो ये आपको कहीं कहीं पे बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे पूरा जो ग्रुप है आपका बिरहा, चैती, ढोला का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूपी को यहाँ पे। ठीक है, बाकी बिरहा को याद रखिएगा, यूपी और बिहार दोनों के लिए सही होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? यह मिलेगा आपको हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। अगला, भारत में गिद्धों की आबादी में गिरावट की तीव्र दर मुख्यतः किस कारण से है? भारत में गिद्धों की आबादी में गिरावट, अभी देखिए कल ही मैंने आपको बताया कि एशियन किंग वल्चर यानी कि जो राजा गिद्ध है, एशियाटिक जो राजा गिद्ध है, किंग वल्चर है, उसे बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए पहली बार जो है आपका गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? महाराजागंज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इन पक्षियों को, गिद्ध को बचाने की क्यों नौबत आ रही है? क्योंकि बच्चे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इंडिया में गिर रही है। उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। क्या रीज़न है? देखिए, पहला है आपका डाइक्लोफेनाक दवा का अत्यधिक उपयोग, जानवरों की कम मृत्यु दर, जानवरों की उच्च मृत्यु दर और स्वच्छता। क्या रीज़न है जिसके कारण गिद्धों की संख्या जो है आपकी बहुत तेजी से कम हो रही है? इसका रीज़न क्या है बच्चे? ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफेनाक। ठीक है, ये एक दवा है, डाइक्लोफेनाक जो दवा है इसका इस्तेमाल इंसानों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जानवरों के द्वारा किया जाता है। तो बच्चे ये जो आपका एक केमिकल है ये रीज़न बन रहा है गिद्धों की जो मृत्यु, गिद्धों की जो आपकी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसमें कम होने में। ठीक है, अब आप कहेंगे इस दवाई को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जानवरों से या इसका जो है गिद्ध से कैसे इस्तेमाल? आपको पता होना चाहिए कि गिद्ध क्या है बच्चे। गिद्ध आपका जो है एक प्रकार का स्कैवेंजर्स है। ठीक है, स्कैवेंजर्स मतलब ऐसे जानवर जो कि जो सड़ा हुआ जो मांस होता है, ठीक है, या फिर जो आपका वेस्ट होता है, अवशिष्ट होता है, उसे
उसको जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसे जानवरों को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो ये जो आपके गिद्ध हैं ये भी आपके एक प्रकार के स्कैवेंजर्स हैं। ठीक है, ये आपके जो मरे हुए जानवर हो गए, मरे हुए आपका इंसान हो गया, उसको जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जब बच्चे ये डाइक्लोफेनॉक दवा जो है हमारे शरीर में उपस्थित होती है, क्योंकि हमने उसे खाया है, किसी जानवर को खिलाया है, तो उससे क्या होगा, वो जो मात्रा होती है वो आपकी हर स्टेज में क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो वो जो विषैलापन है इस दवा का, वो जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है गिद्धों को। ठीक है, क्योंकि उसके स्कैवेंजर्स हैं, सबसे अंतिम बार जो है वही उसे खाते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसके कारण जो है आपका गिद्धों की जो संख्या है, आबादी है, उसका पतन हो रहा है, धीरे धीरे जो है आपकी घट रही है। ठीक है, तो एक लिमिटेशन तक, एक सीमित तक जो है आपका ये सही था, एक सीमा तक आपका इसका इस्तेमाल करना सही है, लेकिन ओवर यूज़ के कारण जो है वो गिद्धों की आबादी पे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इस दवा का नाम याद रखिएगा, डाइक्लोफिनॉक। अभी तो जो है गवर्नमेंट के द्वारा DDT हो गया, डाइक्लोफिनॉक हो गया, इन मेडिसिन को जो है बैन कर दिया गया है, कोई नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसके अत्यधिक उपयोग से गिद्धों की आबादी में गिरावट देखने को मिल रही है। मूंगा रेशम का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मूंगा रेशम का उत्पादन किया कहाँ पे जा रहा है? इंडिया में, भारत में कहाँ पर किया जा रहा है मूंगा रेशम? इसका उत्पादन कहाँ पे किया जा रहा है? आसाम में। ऑप्शन नंबर ए, आसाम। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस चीज के लिए? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, या फिर ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए? किस लिए? आइंस्टीन, देखिए आइंस्टीन जो सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं वो उनकी सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, E=mc² के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें जो बच्चे नोबेल प्राइज़ मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए मिला है। कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है? इलाहाबाद है, उज्जैन है, पुरी है और आपका हरिद्वार है। कहाँ पर नहीं किया जाता है? इन जगहों में से आपका कुंभ मेला नहीं लगता है वो है आपका जगन्नाथपुरी। ठीक है, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी क्षेत्र है जहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता है। बाकी इलाहाबाद में जो है आपका गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में भी गंगा नदी के तट पर क्या लगता है, 12-12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ पाया जाता है? बताइए, भारतीय नृत्य रूप जितने भी आज आप हमारे क्लासिकल डांस देख रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के सेमी क्लासिकल डांस देख रहे हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन कहाँ पे मिलता है? सबसे पहला परिचय जो है आपका कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है बच्चे भरत मुनि के द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? बताइए, डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी आधार पर जो भेदभाव है वो हमारे देश में प्रोहिबिट है। ठीक है, प्रतिबंधित है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है आपका वो निषेध है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। ये कहता है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? बताइए, बेसिक सा डेफिनेशन आपको पूछा हुआ है। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एवरेज, औसत लागत। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चे? औसत लागत। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी स्टेशन भारत का पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन। वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ग के लिए, कृषि वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें से एक तो आपका कृषि योग्य बंजर भूमि हो गया, बंजर भूमि हो गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया, एक हो गया आपका परती, परती कहते हैं इसे। ठीक है, वर्तमान परती है परती। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल है जब आप क्या करते हैं, आपने जो है खेत में कोई फसल बोई,
अब जो क्रॉप साइकिल है आपका, फसल का जो चक्र है वो आपका समाप्त हो गया, ठीक है, एक साइकिल पूरा हो गया। आपने क्या किया, दूसरे सीजन के लिए खेत को ऐसे छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं बोया, ठीक है, तो वो जो छोड़ी गई भूमि है उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है, क्या कहते हैं उसे, बिना खेती के छोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है परती भूमि, ठीक है। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित हुआ था, बंगाल में, सूरत में, दिल्ली में, बम्बई में, सबसे पहले हुआ था बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, 1952 में, 1950 में, 53 में, 51 में, कब हुआ था। कौन से वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, 1953 में, 1953 में, 1953 में। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, गति है, शुद्धता है, आधार सामग्री भंडारण है, या बुद्धि गुणांक है, बताइए। गति यानी कि स्पीड, कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। शुद्धता, क्लियरिटी, प्योरिटी, एफिशिएंसी, ठीक है, कुछ भी कहिए कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में। आधार सामग्री भंडारण, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, बेसिक डेटा स्टोरेज। उसके बाद है बुद्धि गुणांक, इसे कहते हैं हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू। कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कंप्यूटर में क्या नहीं पाया जाता है, इनमें से क्या है, बहुत ईजी है ना, आईक्यू। आईक्यू बच्चे इंसान में पाया जाता है, ना कि कंप्यूटर में, ठीक है। तो आईक्यू जो है आपका बुद्धि गुणांक, ये आप इंसान का मेजर कर सकते हैं, इंसान में पाया जाता है, ना कि कंप्यूटर में। बाकी तीनों चीज़ें आपके कंप्यूटर में पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। नृत्य दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे में इसका उद्घाटन किया था। कौन से साल किया गया था, ये आपको बताना है, कौन से साल में किया गया था, कब किया गया था, 1957, 1957 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद। खिलाफत आंदोलन भारत में बचे, ये आपका अली बंधुओं के द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा नेतृत्व इसका किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में, 1994 में निलंबित हो गया था, कौन सा था, 1994 में उसे खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सामान्य सभा है, सामान्य परिषद है, न्याय परिषद है, कौन सा है, ये है आपका न्यास परिषद, न्याय नहीं, न्यास परिषद, ऑप्शन नंबर डी। गांधी स्मृति और गांधी दर्शन समिति, इनका गठन कब हुआ था, गांधी स्मृति और गांधी दर्शन समिति, इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपका सितंबर 1984, 1984 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से कौन सा निकाय है जो कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। भारत में बचे किसानों को हानि से या फिर जो है उनके घाटे से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, एक
न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उन्हें पेश करती है, और जिस पे जो है किसानों की फसल जो है खरीदी जाती है। क्योंकि हमेशा ऐसा है कि किसान का जो है आपका फसल कभी जो है ख़राब हो गई, ठीक है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है उसकी उपज हो गई, या फिर सही से जो है उसे मार्केट नहीं मिल पाया, तो उसके पास में जो आपकी फसल है वो जो है आपका नुकसान में न जाए, किसान के जो कम से कम लागत उसने लगाई है वो उसे वसूल हो जाए, ठीक है। उसके लिए सरकार क्या करती है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान से उसका अनाज, उसकी फसल खरीद लेती है, ठीक है। तो उसी को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब ये पूछा हुआ है कि इसकी जो सिफारिश की जाती है वो कौन से आयोग के द्वारा की जाती है। नीति आयोग है, नाबार्ड है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, कौन सा वाला आयोग है, बताएं कौन सा वाला आयोग है, कौन सा वाला आयोग है ये है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल में दो प्रकार के मेंबर होते हैं, दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो आपके स्थायी हैं, एक आपके गैर स्थायी हैं। अब ऑब्वियस सी बात है जो स्थायी होंगे तो उनका तो कोई कार्यकाल ही नहीं होगा, वो हमेशा के लिए है। जो गैर स्थायी हैं उनके लिए टेन्योर पूछा हुआ है आपको, कि कार्यकाल पूछा हुआ है, 5 साल का होता है, 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, या फिर 4 साल का होता है। तो याद रखिएगा बच्चे, सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त जो है 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 जो है परमानेंट है और 10 जो है वो बदलते रहते हैं। तो ये जो 10 हैं इनकी जो मेंबरशिप होती है वो सिर्फ होती है 2 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी, 2 साल के लिए। सांबर झील कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका एक ड्रोन व्यू है सांबर लेक का, ऊपर से दिख रही है आपको, ये सांबर लेक है ये, ठीक है। और ये जो है आपका सांबर लेक पास से है। सांबर लेक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है नमक के प्रोडक्शन के लिए, बल्कि कहिए सबसे ज़्यादा नमक यहीं से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नमक के खेत बच्चे यहाँ पे है, नमक की क्यारियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो नमक के प्रोडक्शन के लिए सांबर लेक जो है आपका बहुत फेमस है। दूसरा क्या है, भारत में खारे पानी की जो है ये एक बड़ी झील भी है, ठीक है, अंतर्देशीय। अगर हम इनलैंड बात करें, भारत के अंदर की भूमि की बात करें, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है सांबर लेक, ठीक है। और है कहाँ पे ये, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। अगला, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद के द्वारा कौन से साल में पारित किया गया था, कौन से साल में पारित किया गया था। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन, RTE, ये कब जारी किया गया था, यह अधिनियम कब आया था। RTE एक्ट जो है आपका आया था 2009 में। ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत GST तय किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, इस शब्द से तो आप लोग वंचित नहीं हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन गेम बच्चे जो आपके होते हैं उस पर कितना % GST लगता है। GST एक्चुअल में क्या है, इसमें अलग अलग स्लैब्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो है स्लैब्स होते हैं। 0% GST भी लगता है, 12 भी लगता है, 18 भी लगता है, 28 भी लगता है, ठीक है। तो इनमें से बताइए कि कितना प्रतिशत जो है ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाए जाने की घोषणा की गई है। यह है आपका अंतिम स्लैब, ठीक है। लास्ट स्लैब है बच्चे आपका 28% का, 28% का, और वही लगता है आपका ऑनलाइन गेमिंग पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खतरों पर UNSC की पहली बैठक कौन से देश ने आयोजित की थी। AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके खतरों को लेकर के अभी आपने अगर सुना हो, न्यूज़ अगर देखते हैं तो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके कामों को सरल भी कर रहा है, साथ ही में जो उसके साथ में खतरे भी है। बहुत सारे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के कारण अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जो काम कंप्यूटर करके दे रहा है उसके लिए एक व्यक्ति को क्यों रखा जाएगा, कोई वेतन देकर के क्यों रखेगा, क्योंकि कंप्यूटर ही उसके बदले का काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपका इतना इंटेलिजेंट है कि जो आपके टेक्निकल काम है वो तो कर ही रहा है, साथ में बच्चे जो आपका ऐसा काम जो कि क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी जो है हम कहते हैं कि इंसान के अंदर ही आती है, लेकिन जैसे कोई पोएम लिखना हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, आपकी पिक्चर की कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है तो वो भी लिख करके दे रहा है, तो क्रिएटिव काम भी कर रहा है। तो इसका मतलब सोचिए कि वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से जो है हाथ धोना पड़ रहा है। तो इसके खतरे पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके नुकसान पर, इसके खतरों पर जो है आपका UNSC के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है।
और AI के खतरों के ऊपर ये पहली बैठक है जो कि कहाँ पे हो रही है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को, इंडिया समेत बहुत सारे देशों को जो है यहाँ पे बुलाया गया है और भारत के द्वारा यहाँ पे हिस्सा भी लिया गया। उबिनास ज्वालामुखी का नाम है। उबिनास ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है जिसके कारण यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल घोषित कर दी गई थी? बताइए कहाँ पे फटा है ये उबिनास ज्वालामुखी? उरुग्वे में है, चिली में है, पेरू में है, जापान में है। इसके फटने के कारण, ठीक है, इससे जो आपका धुंध निकला है उसके कारण इस पर्टिकुलर कंट्री में इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। कौन सा देश है ये? दक्षिण अमेरिकी देश है, साउथ अमेरिका में बची ये है कंट्री, और ये है आपका पेरू। कौन सा? पेरू। उबिनास ज्वालामुखी, पेरू। भारत ने किस देश को हरा करके दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 जीती है? पहले तो यही याद रखना है कि फुटबॉल का जो सैफ फुटबॉल, बच्चे सैफ का मतलब है आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इसका जो चैंपियनशिप था, फुटबॉल का चैंपियनशिप था, वो इस बार भारत ने जीता है, ठीक है। एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता है चैंपियनशिप। किसे हरा करके जीता है? कुवैत को हरा करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? नया संसद भवन का जो प्रोजेक्ट है उसे हम सेंट्रल विस्ता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेंट्रल विस्ता। नया संसद भवन बच्चे बन करके तैयार है, इनॉग्रेशन भी हो गया है, ठीक है, 2 से 3 बार हो गया है। और पुराना जो संसद भवन है वहाँ पे भी आपकी उसकी छुट्टी हो गई है, मतलब अब भी जो है वहाँ पे मीटिंग नहीं होंगे, सेशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो जो पुराना संसद भवन है वहाँ का नाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुझाया गया है। उन्होंने एडवाइस दी है कि इसका नाम जो है ये हो जाना चाहिए। तो क्या नाम सुझाया है ये आपको बताना है। देखिए, संविधान भवन है, संविधान सदन है, राष्ट्र गौरव सदन है, या फिर गांधी भवन है। इन्होंने सुझाया है संविधान सदन, ऑप्शन नंबर बी, संविधान सदन, ऑप्शन नंबर बी। ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है अब आपके एग्ज़ाम्स को, तो पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए हर चीज़ की। रीजनिंग आपके लिए बहुत अच्छा बच्चे एक मौका हो सकता है जिसमें आप प्रैक्टिस के आधार पर ही क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इसमें आपके 100% जो है मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को जहाँ पर कि आपको थोड़ी सी क्या है एज मिलती है, जहाँ पर आपके पास में थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अंतिम समय में प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन के लिए बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, बस कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। जितना पढ़ा हुआ है सही पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।